Okay, dear. So our today's topic will be evolution by stages. यानी जैसे हमने एवोल्यूशन के बारे में बात करी है पहले से, एवोल्यूशन क्या होता है, these are the change, gradual change. जो हम वर्ड यहाँ पर ग्रेजुअल इस्तेमाल कर रहे हैं, just we are using the word gradual. It means it goes one by one. That means it's occurring by stages. So today's topic will be evolution by stages. Okay dear, evolution by stages. कुछ एग्जाम्पल, चंद एग्जाम्पल हम लेंगे यहाँ पे. ओके डियर, कुछ एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपको एवोल्यूशन ऑफ आई, ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ आई यानी आई का एवोल्यूशन कैसे हुआ है, ने आई कैसे वजूद में आई. जब पहले आई नहीं तो फिर क्या था, व्हाट वाज देयर. सो 1 मिनट, आई विल जस्ट फोकस इट ऑन. ओके, तो इससे पहले क्या था, अगर एवोल्यूशन था, एवोल्यूशन हुआ है, बाय स्टेजेस हुआ है, और इसमें हम एग्जांपल ले रहे हैं एवोल्यूशन ऑफ आई. नाउ हाउ वी कैन justify that the evolution of I has gone through stages. First of all, we will take different organisms. Number one, if you have heard flatworms. What are flatworms? These are the organisms which are dorsoventrally flat. These organisms, these flatworms, most of them, they are parasites, some are free living. So they are possessing a structure that is known as eye spot. Okay dear, they are possessing eye spot. यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म बनाऊंगा, दिस इज नोन एज प्लेनेरिया, या इसको हम दुजुसी भी बोलते हैं. You will see there are two spots and these are termed as eye spots. Now these eye spots are sensitive to light, although they are not eyes but are eye spots. Why they are called as eye spots? Because they are sensitive to light. Okay dear, they are sensitive to light, although they are not eyes but they are sensitive to light, and they just sense the light with these spots. जो ये आई स्पॉट्स इनके पास हैं, इनसे ये क्या करते हैं, they can sense the light. यानी इसका मतलब ये जो स्पॉट्स हैं, ये जो लाइट है इसको डिटेक्ट करते हैं, तो अकॉर्डिंगली अपना बिहेवियर चेंज करते हैं या इसको रेस्पॉन्स देते हैं. चाहे कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा होगा जो शेड को पसंद करता होगा, whenever he sees the light he will try to move away from the light. सिंपली वो लाइट से दूर जाना चाहेगा. ठीक है बेटा, इसी तरह से ये आई जो है, रुडिमेंट्री आई जिसको हम बोलते हैं, दिस आल्सो नोन एज रुडिमेंट्री आई. ठीक है बेटा, इसको रुडिमेंट्री आई भी कहा जाता है. विद द पैसेज ऑफ टाइम और विद द डेवलपमेंट, विद द एवोल्यूशन, these eye spots are changed into the compound eyes. हम देख रहे हैं कि जो ये ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, यानी फ्रॉम फ्लैटवर्म्स टू राउंडवर्म्स टू एनालिड्स, देन टू मोलस्क्स, देन टू आर्थ्रोपोड्स. जब हम आर्थ्रोपोड्स पे पहुंच रहे हैं तो वहां पर आई है लेकिन कंपाउंड आई है. The compound eye is an eye which can just see multiple images of an object. वो compound eye कौन सी eye है? ये ऐसी eye है जो multiple number of images एक साथ देख सकते हैं. आपने उसको देखा होगा, that organism
possesses the eye, that eye is like this. जैसे ड्रैगन फ्लाई को आपने देखा होगा या हाउस फ्लाई को आपने देखा होगा, उसकी आंख आपको ऐसी दिखेगी। यू विल सी, अगर आप कीनली ऑब्जर्व करोगे उसकी आंख आपको ऐसी दिखेगी, उसमें बहुत सारे छोटे 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 जो कॉलम्स होंगे, ठीक है। तो ऐसी आई को हम बोलते हैं कंपाउंड आई। एक साथ ये आई जो है बेटा, ये एक साथ बहुत सारे इमेजेस देख सकते हैं। ओके, सो हम क्या देख रहे हैं, पहले ये रुडिमेंट्री है, फिर जाके ये कंपाउंड बन रही है। जब हम अपने यहां देखते हैं, यानी ह्यूमंस देखते हैं, इनमें कौन सी आई है? वेरी गुड, दे आर हैविंग बाइनोक्यूलर। Okay dear, they are having binocular vision, two eyes. They can adjust far and near objects, and they can adjust the image of far and near objects. What does it indicate? This indicates simple eye to a compound eye, then a binocular vision. If we see in the organisms where we are having binocular vision, जैसे mammals देखेंगे हम, lower mammals and higher mammals, उनमें क्या होता है, lower mammals में आप देखोगे किसी में क्या है, they are having black and white vision. ठीक है बेटा, they are having black and white vision. लेकिन अगर हम ह्यूमंस में देखेंगे, ह्यूमंस आर हैविंग कलर विजन। सो इससे ये जाहिर होता है कि जो एवोल्यूशन है ये बाय स्टेज हुआ है। यानी जो हम वर्ड यूज करते हैं ना, ग्रेजुअल बेटा, वी आर यूजिंग द वर्ड ग्रेजुअल, दैट द एवोल्यूशन ऑकर्स ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप, एंड दिस स्टेप बाय स्टेप हियर वी कॉल इट स्टेज। पहले एक दौर आया है, फिर उसमें कोई तब्दीली आई तो दूसरा दौर आया, फिर उसमें तब्दीली आई तो तीसरा दौर आया, ठीक है। इसी तरह हम देख रहे हैं कि हम एविडेंस दे रहे हैं एक सिंपल आई से लेके, या हम कहेंगे जो आई स्पॉट है, रुडिमेंट्री आई, सिंपल आई, कंपाउंड आई, देन वी हैव द बाइनोक्यूलर आई। तो हम देख रहे हैं कि ये जो बाइनोक्यूलर आई, इट कैन जस्ट सी द ऑब्जेक्ट्स एट इन्फिनिटी। बहुत दूर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट्स हैं, because our far point is infinity, our near point is 25, so we can see from 25 to infinity, we can see all the objects clearly। ठीक है बेटा, तो ये जाहिर करता है कि एवोल्यूशन हुआ है, ग्रेजुअली हुआ है, स्टेजेस में हुआ है। इसी तरह से अगली एग्जांपल हम लेंगे बेटा, we'll take another example, so I have to rub it। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना ले लो। Okay dear, now we'll take another example, that is the evolution of feathers। We're studying evolution by stage. Now we are taking example, evolution of feather। Okay, now see, feather, you know, this is the outer covering of birds, some reptilia। Okay dear, तो यहां पर हम क्या कहना चाहते हैं कि जो फेदर है इसमें भी मॉडिफिकेशन हुई, इसमें भी चेंज आए। चेंज आने के साथ साथ उनका इस्तेमाल भी चेंज हो। They were used differently, they were utilized for different purposes। What does it mean? It means change। So change, what does change mean? Change means the evolution। तो यहाँ पर जो evolution हम पढ़ रहे हैं by stages, पहले जब feathers develop हुई, the feather was utilized for insulation। It was present in some reptilia। Okay dear, कुछ ऐसे रेप्टिलिया हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आर्कियोपेट्रिक्स। अगर आपको याद होगा आर्कियोपेट्रिक्स, the archaeopteryx was a missing link between birds and the reptiles and the birds, sorry, reptiles and the birds। तो ये आर्कियोपेट्रिक्स क्या है? हम देख रहे हैं कि ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म था इन द पास्ट जिसमें फेदर्स मौजूद थी, यानी उनके कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे थे कि दे वर हैविंग फेदर्स।
तो इसी से रिलेट करके ये कहा जाता है कि कुछ ऐसे रेप्टिलिया थे जिनके पास फेदर्स थे, those feathers were used for the insulation. Okay dear, they were not used for the flight. वो फ्लाइट के लिए इस्तेमाल नहीं होती, not used for flight. Okay dear, they were not used for the flight. Then we are seeing these feathers are also present in birds. They are present in birds. Now birds utilize them differently. First, they utilize them for insulation. Okay dear, they utilize them for insulation. Insulation means ये अपने आप को ठंड से बचाने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे. Okay dear. Now with the passage of time, this bird utilized these feathers for another purpose, that is for flight. उड़ने के लिए. So the feathers are modified in such a way that they are used for flight. तो इसका मतलब इस feather में भी change आ गई, इन feathers में भी change आ गई. ठीक है, ये change आने के साथ उनका use different हो गया. Now we are seeing some different aspects of feathers also. जैसे हम birds में देखेंगे, कुछ birds ऐसे हैं जिनको हम flightless birds बोलते हैं, which are known as flightless birds. याद रखना, flightless birds means the birds were differentiated into two categories. One, the type of bird which undergoes flight, another which does not undergo flight. So we call them flightless bird. Flying birds are flightless birds. ठीक है बेटा? What happened? These birds do not modify their feathers for flight, so they remained in the flightless mode or flightless flightless category. ठीक है बेटा? Flightless category में रह गई, तो हमने कहा इनको flightless birds. हालांकि इनके पास wings हैं, इनके पास feathers हैं, उसके बावजूद वो उड़ते नहीं हैं. जैसे ईमू है, kiwis हैं, आपने सुना होगा. Kiwis, emus, what are these? These are flightless birds. Where they are living? They are living in a particular habitat. ये खास तौर से ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में रहते हैं. Why don't they utilize them their feathers for flight? Because they were not subjected to suppression or predation by the predators. यानी उनमें predation नहीं हो रही थी, उनको कोई खतरा ही नहीं था, तो उनको उड़ने की जरूरत क्या थी? So we are seeing this is also a convergent evolution. This is also a convergent evolution. याद रखना बेटा, इसको हम convergent evolution भी कहेंगे. कैसे? देखो, बर्ड की कैटेगरी है, हम देख रहे हैं फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं और कुछ बर्ड्स ऐसे जो फ्लाई कर रहे हैं. तो इन्होंने अपने फेदर्स को मॉडिफाई नहीं किया फॉर फ्लाइट, बट सम मॉडिफाइड फॉर द फ्लाइट. तो इवोल्यूशन यूं ही नहीं होता है, उसके कुछ कारण होते हैं. ठीक है बेटा, यहाँ पर इनको फ्लाइट मोड में क्यों जाना पड़ा? ये इसलिए जाना पड़ा क्योंकि उनके पीछे प्रेडिएशन थी. ठीक है, या फूड प्रेशर था, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा हुआ हो. ठीक है बेटा, तो इन्होंने अपने आप को इसमें फ्लाइट मोड में डाल दिया, उनकी फेदर्स में मॉडिफिकेशन हो. तो हम क्या पढ़ रहे हैं? एवोल्यूशन बाय स्टेज. यहाँ पर हम एवोल्यूशन ऑफ फेदर पढ़ रहे हैं. फेदर का पहले इस्तेमाल हो रहा था इंसुलेशन, कुछ रेप्टाइल्स के पास फेदर्स थी. इससे दूसरी बात भी जाहिर हो रही है दैट द बर्ड्स हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम द रेप्टाइल्स. Although क्योंकि एवोल्यूशन जो है डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन है. ठीक है बेटा, तो डिसेंट जो होता है यानी नया आने वाला, उसमें मॉडिफिकेशंस होती हैं, इसी को हम एवोल्यूशन बोल रहे हैं. ठीक है ना. यहाँ पर अगर आप देखोगे एवोल्यूशन, यहाँ पर जो रेप्टिलिया है उनमें फेदर्स मौजूद थी. फेदर्स का इस्तेमाल इंसुलेशन के लिए किया जा रहा था. अब जब इनका एवोल्यूशन हुआ इनटू द बर्ड्स, यानी बर्ड ऑरिजिन हो गए,
बर्ड्स ने पहले इसका इस्तेमाल इंसुलेशन के लिए ही किया, लेकिन फर्दर इन्होंने अपने आप पे मॉडिफिकेशंस की। ठीक है बेटा, मॉडिफिकेशंस होने के बाद उनका जो फेदर है वो यूटिलाइज हुआ फॉर द फ्लाइट। तो इससे भी जाहिर हो रहा है कि जो एवोल्यूशन है, एवोल्यूशन स्टेज बाय स्टेज हो रहा है। और उधर जो रेप्टिलिया थे वो तो इंसुलेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, इधर बर्ड्स ने क्या किया, कुछ बर्ड्स ने फ्लाइट मोड हासिल किया, कुछ बर्ड नॉन फ्लाइट मोड में रह गए। नॉन फ्लाइट मोड में फिर से इंसुलेशन का काम दिया इसने, लेकिन फ्लाइट मोड में इंसुलेशन का भी काम दिया और फ्लाइट यानी फ्लाइंग के लिए भी इस्तेमाल हो गए। इससे जाहिर हो रहा है कि द इवोल्यूशन हैज ऑकर्ड बाय स्टेज। ओके डियर, हमने नेचुरल सिलेक्शन पढ़ लिया था, अगर आपको याद होगा। नेचुरल सिलेक्शन यानी नेचर उन ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट कर रहा है, क्योंकि अगला जो हमारा टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है। ठीक है बेटा, अगला जो हिस्सा इस टॉपिक का है वो इसी से रिलेटेड है। यहां पर हमने देखना है कि जब एवोल्यूशन हुआ, नेचर ने सिलेक्ट उन ऑर्गेनिजम्स को किया जो फिट थे। तो इसी से डार्विन की थ्योरी आ गई, नेचुरल सिलेक्शन। तो उसमें एक ड्रॉबैक था, वो मैंने कहा था कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वो बोल रहा है, लेकिन अराइवल ऑफ फिटेस्ट नहीं बोल रहा है। अब उसके सपोर्ट में और एक थ्योरी दी गई थी जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन। सो आई विल राइट हियर आर्टिफिशियल सिलेक्शन। थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, आर्टिफिशियल सिलेक्शन वहां पर सिलेक्ट करने वाला फोर्स कौन था, वो था नेचर। ठीक है बेटा, यहां पर जो सिलेक्टिंग फोर्स है वो है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मींस विच इज नॉट नेचुरल, नॉन नेचुरल। ठीक है, अब यहां पर हमने देखना है कि यहां पर जो ये नॉन नेचुरल फोर्स है ये किसके थ्रू अप्लाई हो रहा है, ये ह्यूमंस के थ्रू अप्लाई। जैसे आपने सुना होगा वाइल्ड कैबेज। ठीक है बेटा, मैं अब इसमें थोड़े वर्ड्स ऐड करना चाहता हूं। तो ये जो वाइल्ड कैबेज है, आप याद रखिएगा, वाइल्ड कैबेज एक ऐसा कैबेज है जो ऑफ इट्स ओन ग्रो होता है, विच ग्रोज ऑफ इट्स ओन। वाइल्ड कैबेज इज अ कैबेज विच ग्रोज ऑफ इट्स ओन। अब हमने यहां पर जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन छेड़ा है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन कौन कर रहा है, फोर्स कौन है, वो है ह्यूमंस। ठीक है बेटा, तो ये वाइल्ड कैबेज जो है ये पहले भी एज फूड इस्तेमाल किया जा रहा है, ओवर थाउजेंड्स years, 100 मिलियन पैटर्न, ओवर 1000 years it was used as food. ठीक है बेटा, हम ह्यूमंस ने इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस की, सिलेक्ट किया। क्या सिलेक्ट किया, इसका क्या मतलब है कि सिलेक्शन होता है, क्या सिलेक्ट किया। जो आज आप देख रहे हो ब्रोकोली, मैं यहां पे वर्ड्स लिखूंगा, ब्रोकोली, या आज का जो कैबेज है, या कॉलीफ्लावर है, या केल है, इसी तरह से और जो नेम्स हैं। एक मिनट, फ्रॉम खुशबू अकबर, क्या बात है बेटा, खुशबू अकबर। हाँ, तो हम देख रहे हैं कि ये जो केल है, कॉलीफ्लावर है, ब्रोकोली है, ये कहां से, या कैबेज है, ये कहां से आए, वेयर फ्रॉम
this has been came into existence? This is because of the natural selection. This is because of the artificial selection. जब नेचर सिलेक्ट, जब आर्टिफिशियली हम सिलेक्ट कर सकते हैं तो नेचर क्यों नहीं सिलेक्ट कर सकता? तो नाम जो कैबेज है, ब्रोकोली है, कॉलीफ्लावर है, केल है या खोल रबी है, ये सब जो है ये हमने ही सिलेक्ट किए. किन्होंने सिलेक्ट किए? फार्मर्स ने सिलेक्ट किए. ठीक है बेटा, हम देख रहे थे जो कुछ फार्मर्स चाहते थे कि हमारे लीव्स जो हैं या हमारी जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा होनी चाहिए, द प्रोडक्शन शुड बी मोर. तो उन्होंने क्या किया? डिस्टेंस कम करने के लिए उन्होंने कैबेज को डेवलप किया. ठीक है, और कुछ ने ऐसा चाहा कि हमारे जो ये जो लीव्स हैं वो बड़े होने चाहिए, उन्होंने डेवलप किया केल या किस मजाक मना चुका. सो बड़े पत्ते डेवलप किए. और कुछ ने चाहा कि ये सिर्फ फूल रहना चाहिए तो कॉलीफ्लावर बन गया. कुछ ने चाहा कि हमें ग्रीन वाला फ्लावर चाहिए तो वो केल बन गया. आप देख रहे हो कि जब आर्टिफिशियली हम ऐसा सिलेक्शन कर सकते हैं, नई नई स्पीशीज ला सकते हैं, नई रेसेस ला सकते हैं बेटा, तो नेचर के पास इतना पावर है, या हम कहेंगे नेचर इज अ ग्रेटेस्ट फोर्स. तो उसके लिए ये सारी चीजें मुश्किल नहीं है. सो द आर्टिफिशियल सिलेक्शन सपोर्ट्स द नेचुरल सिलेक्शन. आर्टिफिशियल सिलेक्शन में हमने देखा कि हमने मुख्तलिफ स्पीशीज को डेवलप किया, जैसे केल है, ब्रोकोली, खोल रबी है. ठीक है बेटा, ये सारे जो स्पीशीज हमने डेवलप किए हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ द आर्टिफिशियल सिलेक्शन. व्हेन वी कैन डू इट बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन, नेचर कैन डू ऑफ इट्स ओन. नेचर भी सिलेक्शन कर सकता है. हम इतनी स्पीशीज जो देख रही हैं वो सारी की सारी स्पीशीज जो है डेवलप हुई है फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज. तो हम एवोल्यूशन को बोल ही रहे हैं, दिस इज डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन, चेंज, रिवॉल्विंग. ठीक है, तो इस तरह हम देख रहे हैं कि हमने केल डेवलप किया, हमने कॉलीफ्लावर डेवलप किया, हम खोल रबी डेवलप किया, या हमने अपना कैबेज, वाइल्ड कैबेज से अपना कैबेज डेवलप किया. दिस इज एग्जांपल ऑफ artificial selection, and this helps in support of the natural selection. तो ये सारा कुछ था आज evolution by stages and artificial selection. evolution by stages में हमने दो चीजें इंपॉर्टेंट पढ़ी हैं. एक तो evolution of I